गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर इट्स नेम इज़ ट्राइबल्स द कोज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। तो इस चैप्टर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। और आज इसकी दो वीडियोज़ में हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम आगे से इसको स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे कि हम जो पढ़ रहे थे कि जो कॉलोनियल रूल था उससे ट्राइबल्स की जो लाइफ थी कैसे इफ़ेक्ट हुई थी। तो हमने पढ़ लिया था कि चीफ्स के साथ क्या हुआ था। और अब पढ़ेंगे कि व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे ईयर टू ईयर, तो उनके साथ क्या हुआ। तो उनके साथ क्या होता है कि द ब्रिटिशर वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स होम। क्योंकि ब्रिटिशर थे उनके साथ बड़ा अनकम्फर्टेबल थे उन ग्रुप्स के साथ जो घूमते रहते थे और एक उनका अपना कोई फिक्स हाउस नहीं था, घर नहीं था। दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि सभी जो ट्राइबल्स हैं वो सभी ग्रुप्स हैं वो सेटल डाउन हो जाए एक जगह पर और पीजेंट कल्टीवेटर्स बन जाए, खेती बाड़ी करने वाले सेटल्ड किसान बन जाए। सेटल्ड पीजेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। कि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं उसकी बजाय ऐसे लोग जो सेटल्ड पीजेंट होते हैं जो एक ही स्थान पर टिककर खेती बाड़ी करते हैं तो उनको कंट्रोल करना आसान होता है उन लोगों की बजाय जो कि घूमते रहते हैं। ठीक है। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि उनका जो रेवेन्यू है वो रेगुलर बना रहे, इनकम का सोर्स बना रहे, ताकि अगर मान लो सेटल्ड होंगे तो उनको आइडिया रहेगा कि हाँ इतनी ज़मीन जिस पे कल्टीवेशन हो रही है और उसका जो रेवेन्यू है वो इतना आ सकता है। ठीक है। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स, इसलिए उन्होंने कुछ लैंड सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया और दैट इज़ दे मेजर द लैंड। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो ज़मीन थी उनको मेजर करवाया, नपवाया एंड डिफाइन द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू टू दैट लैंड। और फिर उन्होंने उस मेजर की हुई लाइन को एक इंडिविजुअल को राइट्स दे दिया कि दिस इज़ योर लैंड एंड यू कैन कल्टिवेट। ठीक है। कि उन्होंने और उसको एक पर्टिकुलर उसका मालिक समझ लिया एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट्स। और उन्होंने जो स्टेट की जो डिमांड थी रेवेन्यू की वो भी फिक्स कर दी कि ये तुम्हारा खेत है, तुम इस पर खेती करो और इतना हमें रेवेन्यू के रूप में उस राज्य के पास क्या कर दो, जमा करवा दो। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, कुछ जो पीजेंट्स थे किसान थे उनको लैंड ओनर्स डिक्लेयर कर दिया, यानी ज़मीन का मालिक बना दिया उनको। और अदर टेनेंट्स, और उसको कुछ को उनका टेनेंट्स बना दिया। एक तरह से उनको जो ठेके पे जो कृषि करते हैं, जो किराए पे जो लेकर। तो एज यू हैव सीन चैप्टर 2 में पढ़ सकेंगे, जो टेनेंट्स है वो क्या करते थे, वो रेंट पे करते थे लैंड ओनर्स को ज़मीन के बदले, और वो उस पर क्या करते थे, उसके बदले में वो स्टेट को रेवेन्यू पे करते थे। जब ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेशन वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। जब ब्रिटिशर्स का जो कोशिश थी कि जो झूम कल्टीवेटर्स हैं उनको सेटल कर दिया जाए, तो उनकी जो कोशिश थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई ज़्यादा, क्योंकि सेटल प्लग कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरिया वेयर वाटर इज स्कार एंड द सोइल इज ड्राई। कि जो सेटल जो कल्टीवेशन है, जो हल कि जो जिसमें हल का यूज होता है वो उन एरिया में आसान नहीं है जहाँ पर ये पानी की कमी है और सोइल है वो कैसी है, ड्राई है, सूखी है। इन फैक्ट फिर भी झूम कल्टीवेशन हु टुक प्लग कल्टीवेशन ऑफर सफ़र। इसके बावजूद भी कुछ झूम कल्टीवेटर्स थे जिन्होंने प्लग कल्टीवेशन को अपना लिया, हल से कृषि करने लगे, लेकिन उनको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि उनका जो प्रोड्यूस होता था वो अच्छा नहीं होता था, फसल अच्छी नहीं होती थी। ठीक है, उनका प्रोडक्शन कम होता था। सो द झूम कल्टीवेटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंस्टेड ऑन काउंटिंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि जो झूम कल्टीवेटर्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जो हमारा आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, जो ऊपर का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो सारा क्या है, हिली एरियाज़ है। वहाँ पे जो लैंड है वो प्लेन नहीं है, अनइवन है, और वहाँ पर जो प्लग के साथ कल्टीवेशन करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वहाँ पर उनको छूट दे दी कि ठीक है तुम अपनी
झूम कल्टीवेशन कर सकते हो। और उसलिए वो क्या करते थे कि वो हमेशा विंड स्प्रेड का भी प्रोटेस्ट करने लगे। और जो ब्रिटिशर्स थे वो अल्टीमेटली उनको अलाउ कर दिया राइट को, तो तुम अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उन कुछ पार्ट्स में अपनी कैरी करते रहो, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जारी रखा उनको करने के लिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि वहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब है फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। उन्होंने कुछ कानून बनाए जंगल वनों के और उसका प्रभाव पड़ा। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से कानून बनाए और कौन सा उनका प्रभाव पड़ा। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। फिर जो ट्राइबल्स की, जो आदिवासियों की जो ज़िंदगी है, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, देख चुके हैं कि वो सीधे तौर पर किस पे डिपेंड थी, फॉरेस्ट से जुड़ी हुई थी, वनों से जुड़ी हुई थी। So changes in forest laws had to considerable effect on the ट्राइबल्स लाइफ्स। तो जो चेंज हुए इसकी वजह से, तो फॉरेस्ट जो कानून बनाए गए उनका सीधा सीधा जो ट्राइबल्स थे उनकी ज़िंदगी पर पड़ा प्रभाव। ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने पूरे जो ज़्यादातर जो जंगल था उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया और उन्होंने घोषित कर दिया कि जो फॉरेस्ट है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी, राज्य की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने बांट दिया फॉरेस्ट को, कुछ को रिजर्व में, कुछ को अनरिजर्व में। तो रिजर्व फॉरेस्ट वो होते थे जिसमें एक अच्छी क्वालिटी के टिम्बर मिलते थे, लकड़ी मिलती थी, जो ब्रिटिशर थे उनको उनकी ज़रूरत होती थी। जैसे वो उनको बिल्डिंग में भी यूज करते थे, शिप बनाने में भी यूज करते थे, और जो हमारे रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं उनमें भी उनका यूज करते थे। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। इन एरियाज में जो लोग थे उनको आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते थे। प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे। कलेक्ट फ्रूट्स नहीं कलेक्ट कर सकते, और हंट एनिमल, और ना ही एनिमल का शिकार कर सकते। यानी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उन पे जो अनदर जो पीपल्स थे उनके सब पे क्या कर दें, उनको बैन लगा दे कि कोई भी इसमें एंटर नहीं करेगा, ना कोई झूम कल्टीवेशन करेगा, ना फ्रूट्स कलेक्ट करेगा, ना ही कोई शिकार करेंगे। हाउ वर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन। अब बताओ कि जो झूम कल्टिवेटर हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी को जिए, क्यों ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जब उनकी ज़िंदगी तो पूरी ही फॉरेस्ट पे डिपेंड थी, वहीं पर वो खेती करते थे, वहीं से शिकार करते थे, वहीं से फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। तो अब जो वो ज़मीन ही नहीं रही, जो फॉरेस्ट नहीं रहे, तो अब वो क्या करें। मैनी वर देयर फॉर फोर्स टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। उनमें से बहुत सारे जो लोग थे उनको मजबूरी में दूसरी जगह पर जाना पड़ा, काम की खोज में, अपनी जीविका चलाने के लिए। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट। लेकिन एक बार तो लोग ब्रिटिशर थे उन्होंने बंद कर दिया कि जो पीपल हैं वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं रहेंगे। दे फेस्ड ए फ्रॉम, उनको भी एक प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्री। अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उनको जो रेलवे स्लीपर्स और ट्रांस के लिए जो लकड़ी चाहिए थी, अब उनको काटने के लिए लेबर कहाँ से लाएं। ठीक है, और कौन ट्रांसपोर्ट की जो लकड़ी थी उनको कैसे जो लकड़ी के जो टिम्बर्स थे उनको कैसे कैरी करे, कौन उनको ट्रांसपोर्ट करे। अब कॉलोनियल ऑफिसर केम अप विद ए सोल्यूशन, उन्होंने भी अपने एक सोल्यूशन निकाल लिया। दे डिसाइड दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर स्मॉल पैच ऑफ द लैंड इन द फॉरेस्ट। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जंगलों के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा दे देंगे जिस पर तुम झूम कल्टिवेशन कर सकते हो, एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेज वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। उन्होंने कहा कि जो भी अंदर जो गांव बनाए गए हमने, जो आपको जो ज़मीन दी है उन पे तुम खेती करोगे, लेकिन बदले में तुम क्या करोगे कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका जो लेबर का प्रोवाइड करवाओगे, यानी उनका मजदूरी का काम करोगे, और जो फॉरेस्ट है उसकी देखभाल करोगे। सो इन मैनी रीजन्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेज टू एंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। और इस तरह से जो ब्रिटिशर थे उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उन्होंने बहुत सारे एरिया में जो फॉरेस्ट विलेज थे उनको एस्टेब्लिश कर दिया, और उन्हें एक रेगुलर सस्ते क्या मिलने लगे, लेबर्स मिलने लगे। ठीक है, मैनी ट्राइबल ग्रुप रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट रूल। बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, आदिवासी समूह थे, उन्होंने
जो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ थे, जो औपनिवेशिक वन कानून थे, उनके खिलाफ उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, उन्होंने जो नए रूल थे उनको का उल्लंघन किया, उनको तोड़ा। कंटिन्यू विथ प्रैक्टिस दैट दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, वो सारे काम करते रहे जो ब्रिटिशर ने उनको इलीगल बताया था, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया था। एंड एट टाइम रोज इन ओपन रेबिलियन, और एक टाइम ऐसा है कि वो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और सच वाज द रिवल्ट ऑफ संगरम संगपा और सोंगरम संगपा इन 1906 इन आसाम। और इसी तरह का एक रिवोल्ट है जो सोंगरम संगपा में हुआ था 1906 आसाम में। एंड दूसरा जो फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 में, ये हुआ था सेंट्रल प्रोविंसेस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे जो कानून बनाए थे, तो जो आदिवासी थे उनको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और वो उनको तोड़ने लगे। उन्होंने जो जो काम मना किए थे कि नहीं करना, वो वही काम करने लगे और विद्रोह करने लगे। 2 विद्रोह बताएं, एक आसाम में हुआ था, दूसरा सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ था। अब है कि द प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है, व्यापार के साथ प्रॉब्लम क्या हुई? तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्योंकि 19th सेंचुरी के दौरान जो ट्राइबल ग्रुप्स जो पाए जाते थे, तो उनमें बहुत सारे ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स थे, वो आने लगे वहाँ पर, और वो चाहते थे कि जो फॉरेस्ट है, जो प्रोड्यूस है, वो उनको ख़रीदे और उनको कैश में उनको लोन ऑफ़र करे और उनको कहे कि वो सस्ती मजदूरी में उनका काम भी करे। इट लुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम्स टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। धीरे धीरे जो ट्राइबल्स उनको समझ में आने लगा कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर। अब हम एक ऐसे केस के बारे में पढ़ते हैं जो सिल्क ग्रोवर से, यानी जो सिल्क जो उगाते थे, बनाते थे, उनके साथ हुआ था। तो उसमें एक बताया है कि इन 19th सेंचुरी इंडियन सिल्क वॉज डिमांडेड इन यूरोप मार्केट, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में जो इंडिया की जो सिल्क होती थी, उसका यूरोपियन मार्केट में बड़ी डिमांड थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली। करके जो इंडिया का जो फाइन क्वालिटी का, जो अच्छी क्वालिटी का जो सिल्क होता था, उसका यूरोपियन मार्केट में जो वैल्यू होती थी बहुत ज़्यादा होती थी, और उसका एक्सपोर्ट है इंडिया से, वो भी तेज़ी से बढ़ रहा था, ठीक है। एज द मार्केट एक्सपेंडेड, जैसे जैसे वो मार्केट बढ़ने लगा, उसकी मांग बढ़ने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जो ऑफिसर थे वो कोशिश करने लगे कि जो सिल्क प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं उनको एनकरेज किया जाए, ताकि हम जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें, ठीक है, यूरोपियन मार्केट की। तो हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वॉज एन एरिया वेयर द संथाल रेरिड कोकून्स। क्योंकि हजारीबाग जो एट प्रेजेंट में झारखंड में है, वहाँ एक ऐसा एरिया था जहाँ पर संथाल थे जो कोकून को पालते थे। कोकून क्या होता है? कोकून एक कीड़ा होता है जिससे कि सिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कोकून्स। जो ट्रेडर्स थे वो अपने एजेंट को जंगलों में भेजते थे और वो ट्राइबल पीपल को क्या देते थे? लोन देते थे, और बदले में उनसे क्या लेते? कोकून को कलेक्ट करते थे। जो ग्रोवर होते थे उनको 3 से 4 रुपये दिए जाते थे थाउजेंड्स ऑफ कोकून के बदले। कोकून कीड़े होते हैं, मैं दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है। कोकून के बदले उनको 3 से 4 रुपये दिए जाते थे 1000 कोकून्स के बदले। और दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू द बर्दवान और गया। उसके बाद उसको बर्दवान और गया एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, जहाँ से उनको 5 गुना ज़्यादा कीमत पर ख़रीद लिया जाता था, ठीक है। कौन खरीदते थे? यूरोपियन खरीदते थे। और द मिडल मैन, सो कॉल्ड, जिसको हम मिडल मैन बोलते थे, जो बिचौलिए होते हैं, उनको ख़रीद लेते थे। बिकॉज दे अरेंज डील बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोवर, क्योंकि वो बीच में एक डील करते थे। जो बिचौली होते, मिडल मैन होते थे, वो क्या करते? ग्रोवर से ख़रीदते थे, ग्रोवर से खरीद कर या ट्रेडर से ख़रीदते थे और उसको फिर यूरोपियन को बेच देते थे। तो जो यूरोपियन मार्केट में था उससे बड़ा प्रॉफिट मिलता था। जो सिल्क ग्रोवर थे उनको बहुत ही कम मिलता था। ज़्यादातर प्रॉफिट था वो कौन? ट्रेडर्स और जो यूरोपियंस थे वही कमा लेते थे।
और अंडरस्टेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सो दैट मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमी। और धीरे धीरे जो ट्राइबल्स थे वो समझने लगे कि जो मार्केट और जो ट्रेडर्स हैं वो उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े क्या हैं, दुश्मन है। देखो ये बार बार पिक्चर आ रही है, अभी जो पिक्चर है देखते हैं कि कैसे वो झारिया और रायगंज की जो माइनिंग होती थी उनमें काम करते थे, खेतों में काम करते हुए दिखाए हैं, ये सारे हैं, ठीक है। द सर्च ऑफ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जंगलों को रिजर्व घोषित कर दिया गया, उनको घुसने नहीं दे रहे थे, तो अब जो आदिवासी हैं वो कहाँ जाए, क्या करें, तो वो क्या करने लगे कि सर्च ऑफ वर्क की उनके काम की खोज में वो कैसे निकले। तो द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल हु हैड टू गो फॉर अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज इवन वर्स। कह कि जो ट्राइबल्स थे उनके साथ ये बड़ी दिक्कत थी कि वो कैसे अपने घरों से दूर जाएं और काम को की खोज करें, ऐसी सिचुएशन मतलब एक तरह से ख़राब काम करने के लिए, ठीक है। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी के 19th सेंचुरी के बाद टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। तो 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि जो चाय के जो बड़े बड़े बाग लगने लगे और माइनिंग जो है उसकी इंडस्ट्री है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बन गई। बहुत सारे माइन को जो माइनिंग के माध्यम से मिनरल निकालने लगे, तो उससे क्या हुआ कि लोगों को रोज़गार मिलने लगा, वो वहाँ जब पर जाकर काम करने। ट्राइबल्स वर रिक्रूट ए लार्ज नंबर ऑफ वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड द कोल माइन ऑफ झारखंड। तो जो ट्राइबल्स थे उनमें बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो टी प्लांटेशन थे वहाँ पर काम करने लगे, और कुछ जो बचे थे कोल माइन्स जो झारखंड थे वहाँ पर। दे वर रिक्रूट थ्रो कॉन्ट्रैक्टर हु पेड दैम माइजरेबली लो वेज एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम रिटर्निंग होम, ठीक है। तो जो बीच में कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो क्या करते थे, मज़दूरों को हायर करते थे, उनको कम पैसे देते थे, कम मजदूरी देते थे, बदले में उनको मना करते थे कि वो अपने घरों को वापस ना जाए, यहीं पर रहकर काम करें, ठीक है। अगला है एक क्लोजर लुक। एक क्लोजर लुक है इस चैप्टर का, जिसमें हमने क्या पढ़ाया। अगर हम देखें इसमें तो थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरी, अगर हम 19th और 20th सेंचुरी को देखें तो ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री रेबल्ड अगेंस्ट द चेंज इन लॉ, कि जो ब्रिटिशर्स ने जो भी लॉ बनाए थे तो उनके खिलाफ वो क्या थे, उन्होंने रेबल कर दिए थे, उन्होंने विद्रोह करने शुरू कर दिए थे। और द रिस्ट्रिक्शन ऑफ देयर प्रैक्टिस, अंग्रेजों ने उनकी जो प्रैक्टिस थे, उनके जो काम थे, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, न्यू टैक्स लगा दिए थे जो उनको पे करने पड़ते थे, और उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा था ट्रेडर्स के माध्यम से और मनी लैंडर और ट्रेडर्स दोनों उसका शोषण करते थे, ठीक है। उनको कर्ज के जाल में फंसा लेते थे, सस्ती कीमत पर उनका सामान खरीद लेते थे। तो इसी तरह से जो कोल्स थे उन्होंने रेबल किया था 1931 में। ये कभी मैचिंग में आ जाता है कि जो कोल, संथाल और ये होते हैं, तो याद रखना कोल्स थे उन्होंने रेबल किया था 1931 से 32 में, जो संथाल थे उन्होंने किया था 1855 में, और जो बस्तर रेबिलियन हुआ था इन सेंट्रल इंडिया में वो हुआ था 1910 में, और जो वर्ली रिवोल्ट हुआ था महाराष्ट्र में वो हुआ था 1940 में। तो द मोमेंट दैट बिरसा लेड वॉज वन सच मोमेंट। और जो बिरसा मुंडा ने भी अपने किसी तरह का क्या किया था, मूवमेंट किया था, आंदोलन किया था। तो आगे जो है वो बिरसा मुंडा के बारे में है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।